इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम रिकर्सिव सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं C++ में या फिर कोई भी लैंग्वेज जिसके अंदर आप रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख सकते हो, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन को आप बार बार उस फंक्शन में से कॉल कर पाते हो, उन सॉल्यूशंस का आप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हो। ठीक है, अब तो आपने पढ़ा कि हम किस तरीके से बेसिकली किसी एरे को प्रिंट कर सकते हैं रिकर्सिवली, हम फिबोनाची सीरीज निकालते हैं रिकर्सिवली, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं रिकर्सिवली, बाइनरी सर्च हम रिकर्सिवली लिख सकते हैं। बट ये सब तो हम कर लेंगे, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, हम पहले ये समझते हैं। ठीक है, फटाफट से आगे चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइंड कराते हैं। रिवाइंड क्या कि जब मैं आइटरेटिव फंक्शन लिखता था, आइटरेटिव फंक्शन लिख रहा होता था मैं। आइटरेटिव क्या होता है, मैं सिंपल फॉर लूप लिख रहा हूँ, i = 0 से i <n तक चल रहा है, i++ चल रहा है, और मैं सपोज सी आउट कर रहा हूँ कोई एरे का इंडेक्स i। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी, आप बोलते थे भैया कुछ नहीं करना, हमें सिंपली देखना है कि भाई लूप कितना चल रहा है, या कोई नेस्टेड लूप तो नहीं है। अगर नेस्टेड लूप है तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नेस्टेड लूप में हम मल्टीप्लाई करते थे कि आउटर लूप की और इनर लूप की मल्टीप्लाई कर देते थे। और अगर नेस्टेड नहीं है, एक फॉर लूप के बाद दोबारा फॉर लूप लिखा है, तो हम दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग से बोलते थे कि भाई O(n + O(m), ऐसे करते थे। तो ये तरीके होते थे हमारे पास आइटरेटिव फंक्शन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के। या मैं बोलूं अगर लूप चल रहा है और वो n पे डिपेंड कर रहा है, तो हम O(n) जितना चल रहा है O(n) बिग O के नोटेशन में O(n) बोल देते थे। अगर ये n/2 तक चल रहा था O(n/2) बोल देते थे। ठीक है, अगर log n टाइम तक कुछ चल रहा होता तो log n बोल देते थे। तो इस तरीके से हम सिंपली हमारी आइटरेटिव फंक्शन की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते थे। आइटरेटिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं वो इंट्रोडक्टरी वीडियो में, इंट्रोडक्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में डला हुआ, राइट, वो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। एक बार रिवाइज कराता हूँ कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, ये तो बता दो एक बार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, आपका जो सोल्यूशन आपने लिखा है, ठीक है, वो कितना टाइम लेता है, टाइम टेकन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। इनपुट क्या होता है, n, कि n की कितनी वैल्यू बढ़ाऊं कि आपके जो सोल्यूशन है वो कितना टाइम और बढ़ाएगा। अगर n² कॉम्प्लेक्सिटी है तो इसका मतलब अगर पहले 1 के लिए चल रहा था तो कितना ऑपरेशन होने थे, 1² = 1, तो अगर 2 के लिए चलेगा तो ऑपरेशन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 के लिए चलेगा तो ऑपरेशन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 ऑपरेशन हो जाएंगे। तो ऐसे यानी कि स्क्वायर टर्म्स में बढ़ रहा हूँ मैं। n का मतलब लीनियरली बढ़ रहा हूँ, है ना। log n का मतलब है, log n सबसे बढ़िया होता है। log n कैसे होता है, log n का कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, यानी कि इनिशियली तो आप तेजी से बढ़ते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, फिर जितनी बड़ी वैल्यू होती है उनके साथ धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। तो log n काफी अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हमें पता है ना। बहुत ही बढ़िया। तो इन सबको हटाते हैं एक बार और आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि रिकर्शन के अंदर होता क्या है, फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है ना। यानी कि अगर आपके पास एक फंक्शन लिखा है मेन, सब कुछ मेन से शुरू होता है। मेन के अंदर एक फन फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें n वैल्यू भेजी मैंने, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इधर मैं अगर फन फंक्शन बना दूं, ये मेरा फन फंक्शन है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। ये क्या करता है, ये कुछ प्रोसेसिंग करता है सपोज, ठीक है, और फिर से वो फन को कॉल कर देता है n-1 के लिए, है ना, ऐसा कुछ है। और हमें क्या करना होता है, रिकर्शन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक बेस कंडीशन, कहाँ रुकूंगा, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगी, स्टैक ओवरफ्लो, है ना। तो मुझे क्या करना है, अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैं रिटर्न कर दूंगा, सिंपल। मैंने ऐसा कुछ फंक्शन लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है, एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन कॉल कर रहा है फन को, और फन फिर से कॉल कर रहा है फन को। अब सपोज करते हैं फन के अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, इंट a b c ऐसे, ठीक है, ये a b c। अब ये a b c ना इस फन के लोकल होंगे, लोकल वेरिएबल्स हैं। अब जब दोबारा कॉल करोगे तो दोबारा a b c एलोकेट होंगे, जब आप दोबारा कॉल करोगे तो दोबारा a b c एलोकेट होंगे फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, क्योंकि फन बार बार कॉल हो रहा है डिफरेंट वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अगर मैं सिस्टम की बात करूं कि सिस्टम इस चीज को, ये जो इतनी डिफिकल्ट चीज लग रही है मुझे, ये कैसे संभालता है सिस्टम इसको, सिस्टम संभालता है इसको एक स्टैक के रूप में। स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
जो सबसे लास्ट में स्टैक में एंट्री होगी, यानी कि जैसे बुक है, बुक्स का आप एक शेल्फ बना दो, ठीक है, एक के ऊपर एक बुक रख दो, ये पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, पांचवी बुक, ये होता है बुक का स्टैक। अगर आपको बुक हटानी हो तो सबसे पहले जो आपने लास्ट बुक रखी थी आप उसे हटाओगे, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। ये लास्ट इन यानी जो सबसे पहले रखा, सबसे लेट रखा गया था, सबसे लास्ट में रखा गया था, उसको सबसे पहले उठाना है, ठीक है, ये होती है स्टैक। तो सिस्टम ना इसको स्टैक की तरह संभालता है। कैसे? जब आप मेन कॉल करते हो ना तो सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे मेमोरी के अंदर, ये बेसिकली रैम है, रैम के अंदर एक पोर्शन है स्टैक का, है ना। तो आपने क्या करा, मेन कॉल कर दिया, मेन उसने रख दिया। अब मेन के बाद आपने फन कॉल किया, वो फन कॉल कर देता है एन के नाम पे, यानी कि एन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। सपोज करते हैं इसने यहाँ पे के प्रोसेसिंग करी और एम एलोकेशंस करी, एम बाइट्स की एलोकेशन। के प्रोसेसिंग मतलब इसको पूरे को, इसको कॉल कर, फन को दोबारा कॉल करने से पहले के टाइम लगा कुछ काम करने में। और एम एलोकेशंस का मतलब है, इसको ढंग से लिखता हूं मैं, एम बाइट्स एलोकेटेड, यानी कि जो ए बी सी ये 3 वेरिएबल हैं, 4 बाइट के होंगे, ठीक है, 4 से 12 बाइट एलोकेट हुए होंगे, बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे 12 बाइट एलोकेट हुए होंगे। अब क्या करेगा फन, ये आपका सिस्टम क्या करेगा, आपने n-1 के लिए दोबारा से फन को कॉल किया है, और ध्यान से देखो अभी आपका ये वाला फन जो n के लिए कॉल हुआ था, n के लिए जो फन कॉल हुआ था, वो भी स्कोप से बाहर नहीं गया है, वो रैम से गायब नहीं हुआ, अभी वो भी पड़ा हुआ है रैम में। क्योंकि जब आपने फन कॉल किया n के लिए, फन ने n-1 के लिए कॉल किया, फिर फन दोबारा n-2 के लिए कॉल करेगा फन को, तो ये जो फन n और फन n-1 है ना, ये मेमोरी में रहेंगे। ये क्यों रहेंगे, ये वेट कर रहे होंगे कि भाई n-2 तू कुछ रिटर्न कर तो आगे बढ़ूं, n-1 तू कुछ रिटर्न कर तो आगे बढ़ूं, और जब फाइनल n कुछ रिटर्न करेगा तो वो मेन के पास वापस चला जाएगा और फन मेमोरी से पूरी तरीके से चला जाएगा। तो इसलिए इसको बोल रहा हूँ मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, n के लिए गया, और उसके बाद ये फन किसके लिए चलेगा, n-1 के लिए। यहाँ पे फिर से आपकी k एलोकेशंस होंगी, सॉरी के प्रोसेसिंग लगेगी इसके अंदर, जो ये प्रोसेसिंग, इस प्रोसेसिंग को मैं बोल रहा हूँ के, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपका m बाइट्स एलोकेट होंगे, ठीक है, ABC दोबारा से एलोकेट होगा, फिर आपका कॉल होगा फन, दोबारा से कॉल होगा, ये n-2 के लिए कॉल होगा, फिर से के प्रोसेसिंग लगेगी, m बाइट्स एलोकेट होंगे, ऐसे करते जाएंगे और एंड में आपका फन जो है वो 0 के लिए कॉल होगा कभी, क्योंकि 0 बेस केस है, और इस केस पे कुछ प्रोसेसिंग नहीं होगी, यानी कि ये वाली प्रोसेसिंग तो नहीं होगी, और कुछ और प्रोसेसिंग होगी तो बोल सकते हैं K1 प्रोसेसिंग हुई, है ना, ये प्रोसेसिंग भी तो होगी, n को 0 चेक करना। और यहाँ पे कोई बाइट एलोकेट नहीं हुए, 0 बाइट एलोकेट हुए, आपने रिटर्न कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही स्टैक इधर पहुंचा, आपके सिस्टम में पता चल गया अब रिटर्न बेस केस आ गया है। रिटर्न करने के बाद अब स्टैक अनवाइंड होगी, स्टैक अनवाइंड कहते हैं। जैसे बुक्स आपने रख दी सारी, पहली बुक रखी, दूसरी बुक रखी, तीसरी बुक, चौथी बुक, फिर जब आप लास्ट बुक को उठाना शुरू करोगे, पिक करना शुरू करोगे, फाइल को खाली करोगे, तो इसको अनवाइंडिंग कहते हैं। तो स्टैक अनवाइंडिंग होगी। अनवाइंडिंग मतलब ये वाली एंट्री मेमोरी से जाएगी, ये वाली एंट्री मेमोरी से जाएगी, ठीक है, सारी एंट्रीज मेमोरी से जाएगी, n-2 की एंट्री मेमोरी से जाएगी, n-1 की एंट्री मेमोरी से जाएगी, n की एंट्री मेमोरी से जाएगी, और फिर मेन भी आ जाएंगे वापस से हम, फिर मेन में भी आप रिटर्न 0 लिखते हो, फिर उसके बाद स्टैक से मेन की भी एंट्री गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका काम होता है, ठीक है। मैं वापस से इसको ले आता हूँ, अंडू कर देता हूँ।